हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक दादाजी की है और ये कहानी आज से लगभग 50 साल पुरानी है, जब दादाजी जवान हुआ करते थे, लगभग 1970 के दशक की। सबसे अफसोस की बात यह है कि आज दादाजी हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनका स्वर्गवास हो चुका है। पर जब ये कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी तो डर के मारे तो मेरे भी होश उड़ गए थे। तो चलिए कहानी को दादाजी के नज़रिए से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। जिस वक्त आप ये कहानी सुन रहे होंगे उस वक्त मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हूँ, यानी कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब मैं इस दुनिया में मौजूद था, और जब यह घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त मैं काफ़ी जवान भी हुआ करता था। मेरे हिसाब से वो समय यही कोई 1980 के दशक का रहा होगा। उस वक्त मैं काफ़ी जवान था तो मुझ में सेना में भर्ती होने का जुनून था। लेकिन उस वक्त हमारे गांव में बहुत ही कम बच्चों को आगे तक पढ़ाया जाता था। मतलब उस वक्त बच्चों को सिर्फ 5वीं या 8वीं क्लास तक ही पढ़ाया जाता था। इसके बाद या तो बच्चा खुद पढ़ाई छोड़ देता था या फिर ज़बरदस्ती घर वाले उसकी पढ़ाई छुड़वा देते थे और उसे काम करने के लिए काम पर भेज देते थे, जिसकी वजह से गांव के चंद बच्चे ही आगे की पढ़ाई पूरी कर पाते थे, और मैं भी उन्हीं चंद बच्चों में से एक था। जब मैंने 10वीं क्लास पास कर ली थी तभी से मैंने सेना में भर्ती होने का मन बना लिया था और उसके लिए मेरे स्तर पर तैयारी भी मैंने शुरू कर दी थी। पढ़ाई करने के साथ साथ हम लोग सुबह सुबह शारीरिक वर्जिश और दौड़ करने के लिए भी जाते थे। हम गांव में 3 दोस्त थे जिन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी थी, और हम तीनों एक साथ ही सुबह सुबह शारीरिक वर्जिश और दौड़ करने के लिए जाते थे। क्योंकि जैसा आज के टाइम पर चलन है, उस टाइम पर भी सेना में भर्ती होने के लिए मानसिक रूप से चतुर होने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही ज़रूरी था। इसीलिए हम तीनों दोस्त अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना सुबह 5 किलोमीटर की दौड़ लगा कर आते थे। लेकिन जो सड़क थी जिस पर हम लोग दौड़ लगाते थे वो हमारे गाँव से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए हमें 3 किलोमीटर पैदल चलकर ही रोज़ाना सुबह सड़क तक पहुंचना होता था, और उसके बाद हम लोग सड़क पर दौड़ लगाते थे। लेकिन हमारे गांव से उस सड़क तक जाने का जो 3 किलोमीटर का रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था, क्योंकि उस रास्ते पर कई तरह की झाड़ियाँ, कई तरह के घास फूस और अनेकों प्रकार के नुकीले पेड़ हुआ करते थे, जिनकी वजह से हमें रात के अंधेरे में काफ़ी धीरे धीरे और ध्यान से उनको देख कर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से सड़क तक पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और इसी वजह से हम लोग घर से काफ़ी जल्दी ही निकलते थे। यानी कि हम लोग अगर 4 बजे उस सड़क पर पहुंचकर दौड़ना शुरू करते थे तो इसके लिए हमें रात की 3 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। अब उस वक्त गांव में बिजली की सुविधा तो थी नहीं, इसलिए जब तक सूरज की किरणें नहीं निकल जाती थीं तब तक पूरा गाँव अंधेरे में ही डूबा रहता था, और उस घने अंधेरे में ही हमें सुबह सुबह दौड़ करने के लिए निकलना पड़ता था। अब उस वक्त टाइम देखने के लिए मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करता था, इसीलिए हम लोग आसमान में तारों को देखकर ही समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। अब ऐसे ही दौड़ करने जाते हुए हमें काफ़ी दिन हो चुके थे। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके होने के बाद मेरे साथ साथ पूरे गाँव में डर और भय का माहौल बन जाता है, और उस दिन के बाद मैंने दौड़ना हमेशा हमेशा के लिए ही बंद कर दिया था। दरअसल एक दिन जब मैं और मेरे 2 दोस्त हम तीनों दौड़ करने के लिए गांव से जा रहे थे, तो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे उसे गांव में पगडंडी बोला जाता है। मतलब जिस रास्ते पर एक बार में सिर्फ एक इंसान ही चल सके, यानी कि जिस पर बराबर में 2 लोग आसानी से ना चल सके। इसीलिए हम तीनों एक दूसरे के आगे पीछे चलकर जा रहे थे। उस वक्त यही कोई रात के 3 बज रहे होंगे और हम लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए सड़क की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त जो हम दोनों के पीछे चल रहा था वह मुझसे कहता है कि अरे मुरली, तुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? तो हम दोनों ने उससे कहा कि नहीं, हमें तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तभी उसने हमसे कहा कि यार, मुझे बार बार एक आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हमने उससे पूछा
कि कौन सी आवाज़ और कैसी आवाज़, तो उसने हमें बताया कि मुझे मेरे कानों में ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कोई बार बार मुझे यहीं पर रुकने के लिए कह रहा हो। तभी हम लोगों ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया और उससे कहा कि शायद आज तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से तेरे कान बज रही है। इतना कहकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मैंने उससे कहा कि अरे क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे वह आवाज़ अब बार बार और बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो हमने उससे कहा कि आवाज़ अगर आती तो वह हमें भी तो सुनाई देती, तुझे अकेले को ही कैसे सुनाई दे रही है? फिर मुझे लगा कि यह सबसे पीछे चल रहा है, इसीलिए अंधेरे में इसे डर लग रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तू सबसे आगे आ जा और हमसे आगे आगे चल। फिर उसके बाद हमने उसे हम दोनों लोगों से आगे किया और हम लोग फिर से चलने लगे। इस बार मैं सबसे पीछे था और कुछ ही देर बाद हम लोग उस सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां हमें दौड़ लगानी होती थी। अब हम तीनों ने उस सड़क पर पहुंचकर दौड़ लगानी शुरू की। अभी हम लोग कुछ दूर दौड़े ही थे कि मेरा वह दोस्त फिर से रुक जाता है जो थोड़ी देर पहले हमारे पीछे चलते हुए डर रहा था और जिसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हम दोनों ने उससे कहा कि क्या हुआ, कैसे रुक गया? तो उसने हमसे कहा कि यार आज मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, आज मुझे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हमने उससे कहा कि ठीक है, तुम थोड़ा आराम करो, हम लोग दौड़ लगा कर आते। उसे इतना कहने के बाद मैं और मेरा जो दूसरा दोस्त था, अब हम दोनों दौड़ लगाते हुए वहाँ से काफ़ी दूर आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब हम लोग दौड़ लगाकर वापस आते हैं तो हमें हमारा वह दोस्त वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब ये कहाँ गया। तभी मेरे दूसरे दोस्त ने कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो शायद वह घर चला गया होगा। लेकिन मुझे यह बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि हमारा वह जो दोस्त था वो इतना ज़्यादा फट्टू था कि जब हम लोग तीनों साथ में आ रहे थे तब भी उसे पीछे चलते हुए डर लग रहा था। तो इस घने अंधेरे में वह अकेला घर चला जाए, मुझे यह बात हजम नहीं हुई। तभी मैंने मेरे उस दूसरे दोस्त से कहा कि यार उसे तो अंधेरे से इतना डर लगता है तो वह अकेला घर कैसे जा सकता है? और फिर जिस रास्ते से हम लोग आते थे उस रास्ते पर ही हमारे गांव का शमशान घाट भी पड़ता था, जो रात की तो छोड़ो दिन के समय देखने पर ही काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा वह दोस्त इतनी रात को इस अंधेरे में अकेला उस शमशान घाट के बगल से होकर घर वापस जा सकता है। तभी मैंने मेरे उस दूसरे दोस्त से कहा कि वह यहीं कहीं होगा, चल उसे ढूंढते हैं। अब हमें उसे ढूंढते हुए काफ़ी समय हो चुका था। अब तक तो आसमान से सूरज की किरणें भी निकलने लगी थीं, लेकिन हमें हमारा वह दोस्त नहीं मिला था। फिर हमने सोचा कि हो सकता है वो घर ही चला गया हो, इसलिए एक बार उसके घर चल कर देखना चाहिए। इसके बाद हम लोग उसी रास्ते से होते हुए गांव की तरफ जाने लगे। जब हम लोग उस रास्ते से अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो हमें उस रास्ते में कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है और वहाँ की आसपास की झाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर किसी को घसीटा गया हो। एक पल के लिए तो हमारे दिमाग में यही आया कि कहीं हमारे उस दोस्त के साथ तो कोई हादसा नहीं हो गया। अगर आज उसके साथ कुछ हो गया तो सच में उसके घर वाले तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी चिंता में अब हम लोग जल्दी जल्दी गांव की तरफ बढ़ने लगे और उसके घर जाकर जैसे ही हम उसके घर वालों से उसके बारे में पूछते हैं तो उसके घर वाले हमें कहते हैं कि उसको तो घर आए हुए ही काफ़ी समय हो गया है, आज वह काफ़ी जल्दी आ गया था और वह वापस आते ही सो गया है। इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि शायद सच में उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होगी, इसलिए हम लोगों ने भी उसे नींद से जगाकर परेशान करना नहीं चाहा और हम लोग वहीं से उसके घर वालों से बात करके ही वापस अपने अपने घर की तरफ लौट गए। अब हम लोग अगले दिन होने वाले किसी बड़े हादसे से बिल्कुल अनजान थे। हमें तो बाकी के दिनों की तरह सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, पर दूसरे दिन भी रोज़ाना की तरह ही हम लोग रात के लगभग 3 बजे दौड़ करने के लिए उस सड़क की तरफ उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी हमने हमारे उस दोस्त से उसकी तबीयत के बारे में पूछा कि आज उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन आज वह कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था और उसने हमसे सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है। आज मुझे वह काफ़ी ज़्यादा बदला बदला नज़र आ रहा था, क्योंकि बाकी के दिनों पूरे रास्ते वह कुछ न कुछ बोलता ही जाता था, लेकिन आज वह चुपचाप हम दोनों के पीछे बस चलते जा रहा था।
अभी हम दोनों भी बड़े आराम से हमारी बातों में उलझे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरा वह दोस्त हमारे पीछे नहीं चल रहा है। और जैसे ही मुझे ये एहसास होता है तो मैं अचानक पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ और मेरा यह एहसास यकीन में बदल जाता है, क्योंकि सच में हमारे पीछे हमारा वह दोस्त नहीं था। इसके बाद मैंने मेरे आगे चल रहे दूसरे दोस्त को भी रुकने के लिए कहा, और अब हम दोनों बड़े ही अचंभे में पड़ गए थे कि आखिर हमारा वह दोस्त गया तो गया कहाँ। अब हम लोग उसे आवाज़ लगाने लगे। तभी एकाएक मेरी नज़र जिस जगह पर हम लोग खड़े थे उसके चारों तरफ जाती है, और उस जगह को देखकर मुझे थोड़ा डर का आभास होता है, क्योंकि उस वक्त जिस जगह पर हम लोग खड़े थे वो वही हमारे गांव का शमशान घाट था, जिसके बगल से होकर हम लोग रोज़ाना दौड़ करने के लिए जाते थे। अब ऐसी जगह पर अचानक हमारे दोस्त का गायब होना हमें अचंभे के साथ साथ डर का आभास भी करवा रहा था। अभी हम लोग डर के मारे दबी दबी आवाज़ में उसे पुकार रहे थे, लेकिन हमें वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लोग बिल्कुल शांत खड़े होकर डर के मारे चारों तरफ देख रहे थे, और उस चारों तरफ के माहौल को देखकर ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि वह सुनसान रात, वो चारों तरफ का घना अंधेरा और सामने की तरफ वह खंडर में तब्दील हुआ शमशान घाट, जिसके दोनों तरफ पीपल और बरगद का पेड़ उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। और इस माहौल को देखकर हमें जिस डर का एहसास हो रहा था उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी मेरे बगल में खड़ा मेरा दोस्त मुँह से बिना कुछ बोले ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुछ इशारा करता है, और उसने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ देखने के बाद एक पल के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि उसने उस शमशान घाट के बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया था। और जब मैंने उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो उस तरफ देखने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस बरगद के पेड़ पर हमारा वही तीसरा दोस्त बैठा हुआ था जो हमारे पीछे चलते चलते अचानक गायब हो गया था। लेकिन उसे देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो दोस्त कभी अपनी ज़िंदगी में पेड़ पर नहीं चढ़ सका वह आज आखिर इस बरगद के पेड़ पर कैसे चढ़ गया, और वो भी इस सुनसान और घनी अंधेरी रात में, क्योंकि हम तीनों दोस्तों में सबसे ज़्यादा डरपोक वही था। इसलिए यह हमें बहुत अचंभित करने वाली बात थी। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैंने उसे आवाज़ लगाई कि अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। अभी मैंने उसे इतना बोला ही था कि तभी वह धड़ाम से उस बरगद के पेड़ की टहनी से ज़मीन पर कूद पड़ता है और अचानक सर पर दौड़ता हुआ हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, और मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है, बस एक तक हमें देखे ही जा रहा था। अभी हम लोगों ने इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। अभी हम लोग उसे कुछ पूछ ही रहे थे कि तभी अचानक उसने मेरा जो दूसरा दोस्त था उसका गला पकड़ लिया और ज़ोर से उसका गला दबाने लगा, और गला दबाते वक्त उसके मुंह से एक अजीब सी भारी आवाज़ निकल रही थी। ये देखने के बाद मुझे एक पल के लिए तो समझ में ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। जो दोस्त एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं वही दोस्त आज दूसरे दोस्त का गला पकड़ रहा है। लेकिन मुझे वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तभी मैं उसे कहता हूँ कि अरे तू ये क्या कर रहा है, हम तीनों दोस्त हैं। और इतना कहकर मैं उससे उसका गला छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। तभी अचानक उसने दूसरे हाथ से मेरा गला भी पकड़ लिया। ये देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि आखिर एक ऐसा इंसान जिससे ठीक तरीके से दौड़ा भी न जाता हो, आज उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह हम दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है और उसने हम दोनों की गर्दन पकड़ रखी है। अभी हम दोनों अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उसके दोनों हाथों से हम दोनों का गला छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पता नहीं अचानक उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने हम दोनों को अपने हाथों के बल पर हमारी गर्दन को पकड़े हुए ही ज़मीन से ऊपर हवा में उठा लिया। अभी हम लोग हवा में ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई फांसी के फंदे के बल लटका हुआ हो। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी वह अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाता है और हमें तब इतना ही समझ में आ रहा था कि मार दूंगा तुम लोगों को, जैसे तुम्हारे उस दोस्त को मारा है वैसे ही आज तुम दोनों को भी मार दूंगा। अब यह सुनकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी कि अगर हमारा दोस्त मर चुका है तो फिर जिसने हमारा गला पकड़ रखा है ये कौन है। अगर ये हमारा दोस्त है तो इसने हमारा गला क्यों पकड़ रखा है, और अगर ये हमारा दोस्त नहीं है तो फिर हमारा दोस्त कहाँ है
और ये हमारे दोस्त के रूप में कौन है? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका रूप अचानक से बदलने लगा। अब उसके शरीर की लंबाई किसी राक्षस की तरह बहुत विशाल और ऊंची हो चुकी थी। उसका शरीर तो देखने में किसी बड़े आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो किसी छोटे बच्चे की तरह था, जैसा किसी 3-4 साल के बच्चे का चेहरा होता है। अब हमारी सांस बिल्कुल ना के बराबर चल रही थी और उसने पूरी तरीके से हमारा गला दबा रखा था। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही पल में हमारी मौत हो जाएगी और आज हम लोग इस हैवान के हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे यह समझ आ चुका था कि यह हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि यह कोई बहुत ही बुरी चीज़ है जिसने हमारे दोस्त का रूप ले रखा था। अब हम लोगों ने हमारे बचने की उम्मीद बिल्कुल खो दी थी। अब मेरे उस दूसरे दोस्त ने तो कोई हरकत करना भी बंद कर दिया था। सिर्फ मैं अकेला ही उस राक्षस के हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे उस दूसरे दोस्त की तरफ देखकर तो मुझे यकीन हो गया था कि शायद उसकी तो सांसें टूट चुकी है और वह मर चुका है। तभी अचानक से मुझे याद आता है कि मेरी कमीज़ की जेब में एक छोटा सा चाकू रखा हुआ है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे जब भी कहीं मैं रात में अकेला जाता था तो मेरी सुरक्षा के लिए वह छोटा सा चाकू देकर भेजती थी। और माँ ने मुझे कह रखा था कि जब कभी भी सुबह में दौड़ करने जाऊं तो भी वह चाकू मेरे साथ लेकर जाऊं। इतना याद आते ही मैंने एक हाथ से अपनी कमीज़ की जेब से वह चाकू निकाला और उस चाकू से उस हैवान के हाथ पर वार किया, जिस हाथ से उसने मेरा गला पकड़ रखा था। लेकिन मेरे बार बार वार करने पर भी उस राक्षस के हाथ पर कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही उस चाकू से काटने पर उसके शरीर के अंदर से किसी भी प्रकार का कोई खून निकल रहा था। यह सब देखकर तो मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई बहुत ही भयानक चीज़ है और आज यह हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। अब जो मेरा दूसरा दोस्त बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था और जिसे देखकर मैंने तो मान लिया था कि यह तो मर चुका है, उसके अंदर पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है कि उसने पहले तो झपट्टा मारकर उस हैवान के हाथ से अपने आप को छुड़ाया और अपने आप को छुड़ाते ही वो बार बार ज़मीन पर पड़ी हुई मिट्टी को उसकी आंखों में मारने लगता है, जिसकी वजह से वह हैवान अपने हाथ से मेरे गले को भी छोड़ देता है और अपनी आंखों में गिरने वाली मिट्टी को रोकने लगता है। तभी मेरा वह दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से भागने के लिए कहता है और हम लोग वहाँ से इतनी तेज़ दौड़ लगाते हैं कि शायद उतनी तेज़ हम लोग पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं दौड़ी होंगे। जब तक हमारा गांव नहीं आया तब तक हम लोग सिर्फ दौड़ते ही रहे और गांव के चौक के बीच में आकर तो मेरा वह दोस्त जिसने मुझे उस हैवान के चंगुल से बचाया था वह धड़ाम से आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तब तक गांव के कुछ लोग भी जग चुके थे और हमें इस तरह गांव में भागता हुआ देखकर वह लोग हमसे कहते हैं कि अरे बच्चों, आजकल सड़क की तरफ दौड़ करने जाना बंद कर दिया है क्या अब गांव की गलियों में ही दौड़ लगाओगे? तो मैंने हाफते हुए उनको हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटी उसके बारे में बताया, जिसको सुनकर वह लोग भी चौंक गए। उसके बाद उन गांव वालों ने हमसे कहा कि तुम्हें किसने कहा था उस रास्ते से रात के समय सड़क की तरफ जाने के लिए, और अगर तुम्हें जाना भी होता है तो तुम्हें कह रखा है कि सुबह के लगभग 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के बाद जाया करो, लेकिन तुम लोग किसी की भी बात नहीं सुनते हो। इसके बाद गांव के उन कुछ लोगों ने मेरे उस बेहोश पड़े दोस्त को किसी तरह से होश मिलाया, लेकिन मुझे मेरे उस तीसरे दोस्त की चिंता हो रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वह कहाँ है और कैसा है। तभी हम लोग गांव के उन्हीं लोगों के साथ मेरे उस तीसरे दोस्त के घर की तरफ जाते हैं और जाकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर कुछ देर बाद आंखें मसलते हुए उसके पिताजी घर का दरवाज़ा खोलते हैं। तभी हम लोग उसके पिताजी से उसके बारे में पूछते हैं तो उसके पिताजी हमसे कहते हैं कि क्या बात है, आज इतनी लेट दौड़ लगाने कैसे जा रहे हो? तो हमने उनसे पहले अपने दोस्त के बारे में पूछा कि वह कहाँ पर है। तो उसके पिताजी जहाँ वह सोता था वहाँ जाकर देखते हैं तो वो अपने बिस्तर पर नहीं था। इसके बाद उसके पिताजी को भी थोड़ी चिंता होती है कि आखिर वह हम लोगों के साथ नहीं गया तो फिर गया कहाँ। उस वक्त तो हमने उसके पिताजी को कुछ भी नहीं बताया। अब हम लोग सुबह होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि गांव के कुछ लोग जो हमारे साथ हमारे उस दोस्त के घर गए थे उन्होंने हमें पहले ही मना कर दिया था कि हम उसके घर वालों को कुछ भी ना बताएं। फिर जैसे ही सूरज की किरणें निकलीं
तो उन लोगों ने गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनको सारी बातें बताई। फिर थोड़ी ही देर में हमारे उस दोस्त के पिता और उसके घर वाले भी बड़े परेशान होकर वहां पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि हमें हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। फिर गांव के लोगों ने हमारे साथ जो घटना हुई थी वह उसके पिताजी को बताई। इसके बाद सभी ने तय किया कि जहां पर हमारे साथ वह घटना हुई थी सभी एक बार वही जाकर देखते हैं। अब हम लोग गांव के लोगों के साथ उस शमशान घाट की तरफ जाने लगे। उस वक्त तक शायद सुबह के 5 बज चुके थे और अब चारों तरफ उजाला भी हो चुका था। अभी हम लोग उस शमशान घाट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी मेरे उस दोस्त के पिता की जोर से एक चीख निकलती है और वह हमसे आगे दौड़ते हुए ही उस शमशान घाट की तरफ जाते हैं। शायद उनको हमसे पहले ही कुछ दिख गया था। जब हम लोग भी उनके पीछे दौड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा वह दोस्त उस बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ है, जिसे देखने के बाद मेरी तो रूह ही कांप गई थी। अब चारों तरफ मुझे सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। अब गांव के कुछ लोग उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर हमारे उस दोस्त को फांसी के फंदे से नीचे उतारते हैं। अब उसे नीचे उतारने के बाद उसके मरे हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे मरे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका हो। तभी गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि इसके शरीर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी मौत 1-2 दिन पहले ही हो चुकी हो। फिर हम लोगों ने गांव वालों को हमारे साथ पहले वाले दिन जो घटना हुई थी उसके बारे में भी बताया कि कैसे हमारा यह दोस्त हमारे पीछे चलते हुए बार बार डर रहा था और इसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब हम लोग दौड़ करने गए तो ये दौड़ा भी नहीं, और जब हम वापस आए तो हमें वहाँ पर ये मिला भी नहीं था। इसके बाद गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि शायद ये कल सुबह उस वक्त का ही मरा हुआ है। लेकिन हमने फिर से गांव वालों से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम कल इसके ना मिलने पर इसके घर पर गए थे तो इसके घर वालों ने हमसे कहा था कि वह वापस आ गया है और सो रहा है। इसके बाद हमने गांव वालों को बताया कि आज हमारे इसी दोस्त का रूप लेकर किसी हैवान ने हमको मारने की भी कोशिश की है, लेकिन हमारे और गांव वालों के उन सवालों का आज तक भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है और मुझे मेरा वह दोस्त हमेशा के लिए उस दिन छोड़कर चला गया था। गांव के कई बुजुर्ग लोगों ने तो कहा कि उसे किसी शैतानी आत्मा या फिर जिन्न पिशाच ने मार डाला है। इसके बाद कई दिनों तक गांव में डर और भय का माहौल रहता है और आज भी रात के समय कोई भी अकेला इंसान उस शमशान घाट की तरफ नहीं जाता है। दिन के समय भी 2-3 लोग एक साथ ही जाते हैं। अकेला इंसान तो दिन के समय भी उस तरफ नहीं जाता है। लेकिन आज तक भी गांव में हमारे उस दोस्त के साथ क्या हुआ था इसका किसी को कुछ नहीं पता। और उस दिन वो हैवान कौन था, वह कोई भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई बुरी आत्मा थी, इसका आज तक भी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या लगता है कि उस दिन दादाजी के उस दोस्त के साथ क्या हुआ होगा और आखिर उस दिन वह क्या चीज़ थी जिन्होंने दादाजी और उनके दूसरे दोस्त को मारने की कोशिश की? इसके साथ ही दादाजी के उस दूसरे दोस्त के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आई कि उन्होंने उस हैवान या जो कोई भी वो था उसके चंगुल से दादाजी और अपने आप को छुड़ाया? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।